नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां कदमडी पंचायत में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। नक्सलियों ने पंचायत भवन को यहां पर उड़ाया है। आईडी विस्फोट कर पंचायत भवन को नक्सलियों की ओर से उड़ाया गया है। सर्च ऑपरेशन से नक्सली जो है वो बौखलाए हुए हैं। 1 महीने से इलाके में ऑपरेशन जारी है, जिसकी वजह से नक्सलियों में इस वक्त बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। कदमडी पंचायत में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। नक्सलियों ने यहां पर पंचायत भवन को आईडी विस्फोट कर उड़ाया है। सर्च ऑपरेशन से नक्सली जो है वो बौखलाए हुए हैं। बताते चले आपको कि 1 महीने से लगातार सीआरपीएफ के जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसके तहत नक्सलियों की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। और यहां पर कदमडी पंचायत में पंचायत भवन को नक्सलियों की ओर से उड़ाया गया है। बेखौफ बदमाश, बेलगाम अपराध, कहीं खैनी के लिए ले रहे जान, कहीं समोसा नहीं देने पर ले रहे प्राण। दहशत में कारोबारी, पुलिस को चुनौती। अपराधियों के निशाने पर कारोबारी, पुलिस पस्त, अपराधी मस्त। गोपालगंज में बाइक सवार 6 अपराधियों ने समोसा खाने के बाद पैसे मांगने पर दुकानदार को गोली मार दी। दुकानदार को जख्मी करने के बाद 40 से 50 हजार रुपए लूट लिए गए। घटना मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार की है। इस वारदात के बाद जख्मी दुकानदार को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। वहीं इस वारदात के बाद व्यवसायियों में जहां दहशत का माहौल है, वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक रामप्रवेश राय ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 40-50 हजार कौन सी की दुकान बा? मिठाई के वो साथ रहनी है भाई हमारा नंबर छोड़ ले चलेंगे, लेके चलिए कोई भी संख्या में रला कोई संख्या में 4 गो रला हुआ। कल मुख्यमंत्री जी जिले में आए थे, उसमें हम और गहू बाबू ने सवाल उठाया कि जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की बात है, उस पर क्यों रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, रोक नहीं लगाई गई है। जनप्रतिनिधियों को अपराध का ऐसी आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा और हम लोगों ने उस मुद्दे को वहां भी उठाने का काम किया था। और दानापुर के अख्तियारपुर गांव के रहने वाले जमीन कारोबारी की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी बेबी देवी का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। मृतक कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर छूट कर आया था। हत्या के पीछे का कारण हालांकि स्पष्ट अभी तक नहीं हो सका है। थाना प्रभारी सनोवर खान ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर इलाके में छापेमारी लगातार जारी है। 6:30 बजे संध्या में 6:30 बजे करीब रविंद्र प्रसाद नाम का व्यक्ति 45 वर्ष उम्र का है, उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। और रामगढ़ के चित्तो गांव में अपराधियों ने आजसू नेता मनोज मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी है। गांव के मुर्गा लड़ाई के बाद खाने पीने को लेकर यह झगड़ा हुआ। इसी दौरान अपराधियों ने मनोज मुंडा को 3 गोली मार दी। इसके बाद मौके पर ही मनोज मुंडा ने दम तोड़ दिया। आजसू नेता मनोज मुंडा क्रशर चलाता था, साथ ही कई मामलों में वो जेल भी जा चुका था। मामले की जांच के बाद पतरातू के इंस्पेक्टर रोहित महतो और भदानी नगर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमको नहीं चाहिए और कुछ नहीं। कितने बच्चे आपके? 3 है, एक लड़की और 2 लड़का। सभी छोटे लोग हैं? सब छोटा छोटा है।
तब तक पता चला कि उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। घटनास्थल में मुआयना किया तो वहाँ पे खोखा भी बरामद हुआ है, 3 खोखा बरामद हुआ है और लहू वहाँ पे गिरा हुआ था, खून गिरा हुआ था। उसके बाद हम लोग जांच पड़ताल किए हैं। अभी सुबह खबर मिली कि मतलब उसका देहांत हो गया है अस्पताल में। बाकी अस्पताल का जो प्रोसेस है पोस्टमार्टम वगैरह करा के परिजनों को जो है वो डेड बॉडी सौंप दिया जाएगा। वही देखिए, महाराष्ट्र के भिवंडी में भंडारी टेक्सटाइल पावर लूम कारखाने में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी, इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी में तबाही मचा दी। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से दमकल कर्मी आग पर काबू करने में जुटे हुए हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन तस्वीरें भयावह हैं। कपड़े की फैक्ट्री में यहाँ पर भीषण आग लग गई और काफी का नुकसान, लाखों का नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। धुएं के गुब्बार से जो लोग हैं वो भी काफी परेशान हुए। कपड़े की फैक्ट्री में यहाँ पर भीषण आग लगी। हालांकि दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और धनबाद के जयरामपुर से लोधना बाजार जाने वाली मुख्य सड़क पर तेज आवाज के साथ गोफ बन गया। गोफ इतना बड़ा था कि इसमें जानवर समा गया। जानवर को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद भी कोई बीसीसीएल अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल है और लोग आक्रोशित भी हैं। देख लीजिए। और वहीं गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी के रास्ते यूपी से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। होली में खपाने के लिए ये शराब लाई जा रही थी। हालांकि तस्कर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 50 कार्टन शराब नाव से बरामद की गई है। इस मामले में अज्ञात शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की प्राथमिकी दर्ज कर तलाश में पुलिस जुट गई है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज गुमटी के पास हार्डवेयर दुकानदार के आत्मदाह की कोशिश करने के बाद से हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और डीआईजी सह एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और मामले की छानबीन की। डीएम और एसएसपी ने दुकानदार के परिजनों से अस्पताल पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी मांगी है। और वहीं ये घटना हुई है आज दिन में। रेलवे की जमीन है और उस पर कुछ लोग अतिक्रमण करके अपना गोडाउन, दुकान और मकान भी बनाए हुए हैं। 2-3 लोग और बाकी झोपड़ी टाइप स्ट्रक्चर है। तो उसी को हटाने के लिए रेलवे के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जो लोकल अथॉरिटी हैं रेलवे के। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दे, राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर आज बिहार के नए राज्यपाल पद पर शपथ लेंगे, जिसको लेकर राजभवन में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर बाद अलेरकर पटना पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे राजभवन आएंगे, जहां दोपहर 12:30 पर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाएंगे। समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत सभी मंत्री और विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे। राजभवन से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रजनीश कुमार। बिहार में नए राज्यपाल आज शपथ लेंगे, जिसको लेकर राजभवन में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी कुछ ही देर बाद नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे राजभवन पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाएंगे। तो समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत तमाम जो मंत्रीगण हैं, उसके साथ साथ विपक्षी सदस्य और आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन उन्हें अब बिहार की जवाबदेही मिली है। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके साथ साथ डिप्टी सीएम ने जो तत्कालीन राज्यपाल फागू चौहान थे, उन्हें विदा किया है। उसके बाद आज नए राज्यपाल का स्वागत होगा। एक तरह से स्वागत समारोह के साथ साथ शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाना है। हालांकि राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार में जो हायर एजुकेशन है वो बेपटरी है, अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में नए राज्यपाल के लिए हायर एजुकेशन को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं देखिए, 2011 में झारखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसमें बिहार की शेखपुरा बरबीघा की खुशबू कुमारी शामिल हुई थी और उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला था।
खुशबू कुमारी का ये कहना है कि उनके सर्टिफिकेट पर बिहार की दूसरी खुशबू नाम की महिला ने बीएमपी में बतौर कोच ज्वाइन कर लिया है। हमने खुशबू से बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामले में पुलिस मुख्यालय कार्रवाई कब तक करेगा। 2011 में झारखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार की शेखपुरा बरबीघा की रहने वाली खुशबू ने पार्टिसिपेट किया और वहां से उसे सर्टिफिकेट भी मिला। हालांकि 2016 में बिहार की एक और खुशबू ने उसी सर्टिफिकेट पर कोलकाता में जाकर डिग्री हासिल की और वहां पे उसने उस डिग्री के माध्यम से, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से क्लासेस कर लिए और उसी सर्टिफिकेट के बलबूते वो बीएमपी में कोच के पद पर जॉब में है। और ऐसे में जब विवादों से उनका नाता जुड़ गया है, जब आरोप उन पे लगे हैं कि आखिर फर्जी सर्टिफिकेट पर वो जॉब कैसे कर रही है, नौकरी उन्हें कैसे मिली, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो खुशबू ने इस मामले पर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना है। वो बिल्कुल भी न्यूज़ 18 से बात करने को तैयार नहीं हुई। उनके पति ने भी साफ तौर पे कहा है कि उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना है। हालांकि इस मामले में जब बीएमपी के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की तो वो भी इस मामले पे कुछ भी नहीं बोल रहे कि आखिर खुशबू कैसे फर्जी सर्टिफिकेट से जॉब हासिल कर पाई हैं। आखिर बड़ा सवाल है कि जब शेखपुरा बरबीघा की खुशबू को सर्टिफिकेट मिला, वो नेशनल गेम में पार्टिसिपेट की और आज वो दिल्ली में कार्यरत हैं, तो आखिर उन्हीं के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट से कैसे बीएमपी में एक और खुशबू सरकारी नौकरी पा रही है और कोच की बतौर भूमिका निभा रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर क्या इस मामले में जांच होगी, क्या जांच अगर होती है तो कार्रवाई होगी, कैसे चिन्हित होगा कि आखिर एक खुशबू ने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया, वो एक खुशबू कौन है, क्या शेखपुरा बरबीघा की वो खुशबू है या फिर बीएमपी में नौकरी कर रही कोच की भूमिका निभा रही ये खुशबू है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पलामू के पांकी में दूसरे दिन जनजीवन पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि यहां अभी भी धारा 144 लागू है और इंटरनेट पर पाबंदी की मियाद 19 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। पांकी के राहवीर मोहल्ले की जिस सड़क पर एक दिन पहले जमकर संग्राम मचा था, जहां रोड़े की बारिश हुई थी, गुस्से की आग ने सब कुछ तबाह कर दिया था, ठीक दूसरे दिन अमन और शांति का पैगाम लेकर सुरक्षा बलों के जवान उन सड़कों पर कदम ताल करने लगे, जिसका मकसद उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देना तो था ही, पांकी की सुकून पसंद जनता को सुख चैन का संदेश देने के लिए भी इन जवानों ने राहवीर मोहल्ले का चप्पा चप्पा छान मारा। पलामू जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पांकी में हिंसा भड़काने में जिनका भी हाथ होगा, उन्हें किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। जो उपद्रवी तत्वों ने कल हंगामा किया है, पत्थरबाजी की है, वो चाहे किसी समुदाय के हों, उनको चिन्हित किया गया है। जो चिन्हित हैं उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पांकी में भड़की हिंसा को शांत करने के लिए पलामू जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीसी और एसपी राहवीर मोहल्ले में लगातार कैंप कर रहे हैं। पांकी प्रखंड में अभी भी धारा 144 लागू है। इंटरनेट पर पाबंदी की मियाद 19 फरवरी की सुबह 10 बजे तक बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में पांकी थाने में दर्ज 2 केस में 100 नामजद और 1000 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। इनमें 13 आरोपी पकड़े गए हैं। और हम लोग पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ, और मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 144 लगा हुआ है और उसको जरूर आप लोग पालन कीजिए। और मोर देन 4 पीपल, कहीं में भी 4 लोगों से ज्यादा कहीं में भी एक जगह जुट नहीं होना है। राहवीर मोहल्ले में आम जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। प्रशासन की मुस्तैदी से उपद्रवियों पर लगाम लग गई है और सालों से कायम अमन और चैन फिर लौटने लगा है। यही शांति आगे भी बरकरार रहे, इसके लिए पलामू जिला प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 पलामू। और देवघर में शिव बारात निकालने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। इस मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है।
दरअसल गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें देवघर जिला प्रशासन की ओर से शिव बारात निकालने को लेकर लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें आपको कि इस बार देवघर जिला प्रशासन ने शिव बारात को लेकर कई नियम लगाए हैं, जिसमें शिवरात्रि के दिन देवघर में धारा 144 लगाने, परंपरागत तौर पर निकलने वाली झांकी में हाथी घोड़ा शामिल नहीं करने, झांकी की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही शिव बारात का रूट भी बदल दिया गया है। हर साल शिवरात्रि के मौके पर देवघर में निकाले गए शिव बारात में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी चुनौती रहती है। तो महाशिवरात्रि के दिन बाबा गरीबनाथ के पहनने के लिए 6 फीट की मौड़ी बनकर तैयार हो गई है। मौड़ी बनाने वाले कारीगर ने बताया कि वे पिछले 45 वर्षों से मौड़ी बना रहे हैं। इस मौड़ी को बनाने में 10 दिन का समय लगा है, तब जाकर 6 फीट की मौड़ी तैयार हुई है। इस बार 2 मौड़ी का निर्माण किया गया है। एक से जहां बाबा का विवाह होगा, वहीं दूसरी मौड़ी लोगों के दर्शन के लिए बारात में रखी जाएगी। 4 पीढ़ी से जो है मौड़ी जो है बाबा का बनते आ रहा है। ये 75 साल से जो है हम लोग बाबा को मौड़ी अर्पित कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये फग्गूलाल साहनी जी ने ये शुरू किया ये मौड़ी को बनाना। उसके बाद जो है रामनारायण शाह जी ने, उसके बाद श्री राजकुमार शाह जी ने ये बनाना किया। अब जो है हम लोग जो है ये तीनों भाई ये बाबा को ये मौड़ी अर्पित कर रहे हैं और आगे भी अर्पित करेंगे, बाबा का इच्छा होगा तब। ये दोनों मौड़ी बाबा गरीबनाथ मंदिर में जाएगी, जो एक बारात के लिए, एक शादी के लिए। और बड़ी खबर मधेपुरा से है, जहां सिंहेश्वर मंदिर में चोरी की घटना घटी है। शिवरात्रि से पहले हुई चोरी, करीब 80,000 रुपए की चोरी की घटना घटी है। खिड़की का ग्रिल काटकर चोरी की घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मधेपुरा से सिंहेश्वर बाबा मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। शिवरात्रि से पहले चोरी की घटना घटी है, जहां पर करीब 80,000 रुपए की चोरी हुई है। खिड़की का ग्रिल काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौजूद है घटनास्थल पर और मामले की छानबीन लगातार जारी है। जमशेदपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के संगम स्थल दमुहानी पर विशेष आयोजन होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद इस कार्यक्रम की कमान संभाले हुए हैं। वहीं स्वर्ण रेखा नदी घाट पर आस्था का महासंगम भी दिखेगा। इसके लिए दमुहानी घाट को तैयार किया जा रहा है। यहां संगम स्थल पर काशी की तर्ज पर नागा साधुओं का शाही स्नान होगा। वहीं शाम में गंगा आरती की तर्ज पर स्वर्ण रेखा आरती की जाएगी, जिसके बाद लोकप्रिय भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास भजन प्रस्तुत करेंगे। स्वर्ण रेखा नदी घाट का जायजा लिया सहयोगी प्रभंजन कुमार ने। यहाँ पर 2 नदियाँ की संगम होती है, खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ में है बन्ना गुप्ता जी, और इस नदी की जो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या पर यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। इस दिन यहाँ पर इस नदी पर कृत्रिम शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और करीबन कई स्टेज बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर पंडितों के द्वारा आरती की जाएगी। बनारसी से यहाँ पर पुरोहित आएंगे और उनके यहाँ पर आरती यहाँ पर की जाएगी। तो पूरी तरह देख सकते हैं कि किस तरह साजो सज्जा के साथ यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी जो घाट यहाँ पर खर्च कर यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं। सर, ये स्वर्णरेखा नदी घाट की बात करेंगे सर, तो पहले यहाँ पर कुछ और तस्वीर थी, लेकिन आज की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ये केवल व्यक्तिगत मेरा प्रयास नहीं है, हमारे सारे साथियों का प्रयास है और सभी जमशेदपुर की महान जनता का इसमें समावेश है। यहाँ पर 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है। उस दिन यहाँ शाही स्नान करने की भी योजनाएं हैं। यहाँ गंगा की तर्ज पे, गोमती के तर्ज पे जो गंगा आरती वगैरह होती है, उसके तर्ज पे माँ टूसू का, माँ स्वर्णरेखा की आरती भी हम लोग करेंगे। और शाम को भोजपुरी के लोक गायक हैं भरत शर्मा जी, उनके भजन के भी कार्यक्रम होंगे। तो धीरे धीरे यहाँ जनता जो है जब अपनी विरासत से, नदियों से, हमारे जलप्रपातों से, जंगलों से जुड़ने लगेगी,
तो हम जो है प्रकृति को बचाने लगेंगे, प्रकृति को अपनाने लगेंगे और प्रकृति को दूषित होने से बचाएंगे। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। इस गंगा नदी स्वरूपी सोनरेखा नदी से जल उठा के वो यहाँ पर जो बनाए गए जो कृत्रिम शिवलिंग है उसमें जलाभिषेक करेंगे। तो पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, जिसका निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कर रहे हैं। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और वहीं देखिए, सीतामढ़ी में कृषि फार्म का निर्माण किया गया है ताकि कृषि फार्म के जरिए किसानों को उन्नत किस्म की बीज उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन इस फार्म से किसानों को कोई लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि कृषि फार्म को देखरेख के लिए कृषि विभाग कर्मियों की बड़ी फौज तैनात की गई है। और खबर पटना से है, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास के बाहर पारा मेडिकल कॉलेज के छात्र पहुंचे हुए हैं। छात्र डिप्टी सीएम के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का यह कहना है कि एडमिशन के बाद कॉलेज में पढ़ाई ठप है। वैशाली के राजापाकड़ पारा मेडिकल कॉलेज के इन छात्रों का यह भी कहना है कि इनके कॉलेज में कोई शिक्षक नहीं है। सीएम के निर्देश के बाद भी कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। इन छात्रों से बात की सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार का पैरामेडिकल कॉलेज आईसीयू में है, जिसे न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया था और कार्रवाई की बात कही थी। बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में नाराज छात्र अब सीधे स्वास्थ्य मंत्री यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गए हैं। ये सभी छात्र राजापाकड़ पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो लगातार पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कॉलेज की स्थिति सुधरेगी, यानी जो टीचर्स की कमी है उसके साथ साथ जो लैब अभी तक ठप है वो संचालित हो सके। ऐसे में उम्मीद लेकर सीधे पहुंचे हैं अभी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। जरा हम बात कर लेते हैं। हाथों में आवेदन है और एक उम्मीद भी है। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग यहाँ पहुंच गए हैं? अब सर, किस उम्मीद? हम लोगों का एडमिशन अप्रैल में हुआ था और अप्रैल के बाद फरवरी पार हो गया, 10-11 महीना हो गया, लेकिन अभी तक टीचर का व्यवस्था नहीं हुआ है। टीचर तो दूर की बात, लैब की व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अरबों खरबों का बिल्डिंग बन गया है, लेकिन वहाँ टीचर का व्यवस्था नहीं है। साथ साथ डाटा ऑपरेटर है, गार्ड है, सारा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ जरूरी है, मतलब पढ़ने के लिए, वो चीज़ वहाँ व्यवस्था नहीं है। लिखित आश्वासन दिया गया था कि 4 से 5 दिन में टीचर आ जाएंगे। वो मेरे पास अभी सबूत है रखा हुआ सबका, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। मतलब आश्वासन बहुत मिला? आश्वासन बहुत बार मिल चुका है, टीचर आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन आज तक नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था और समाधान यात्रा के दौरान ही एक तरह से निर्देश दिया गया था कि जो पैरामेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर जो कमियां हैं उसे दूर किया जाए। लेकिन सर अभी तक कुछ भी कमी दूर नहीं हुई। कमी तो दूर की बात है, अभी तक टीचर का कोई खबर भी नहीं वहाँ पहुँचा। कोई टीचर नहीं है आपके यहाँ? कोई टीचर नहीं है सर। 4 अप्रैल को एडमिशन हो गया था, लेकिन अभी तक वहाँ पर मतलब स्टाफ बहाल हो रहे हैं, लेकिन टीचर अभी तक नहीं आ रहे हैं। टाइम बर्बाद हो रहा है, हम सबका जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम चाहते हैं, उम्मीद लेके आए हैं कि तेजस्वी यादव हम लोग का समस्या का समाधान करें। मुलाकात अभी नहीं हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार। ऐसे में अब निगाहें जो है अब सीधे अब देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम के आवास पर टिकी हुई है। सभी स्टूडेंट जो हैं सीधे पहुंच गए हैं राजधानी पटना, और यहां पर उम्मीद यही कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बाहर निकलेंगे और इनकी सुध लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब टीचर्स नहीं थे, जब लैब की व्यवस्था नहीं थी, जब आपके यहाँ कमियां ही थी, तो फिर आप एडमिशन क्यों लिए हैं? आखिर भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।